आज हम करने जा रहे हैं नेहरू के राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद पर विचार। तो नेहरू का जो राष्ट्रवाद है उसको उन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया है। उन्होंने कहा है कि यानी नेहरू ने राष्ट्रवाद की जो प्रकृति है उसके प्रचलित रूपों तथा उसके प्रभाव को गंभीर चिंतन उन्होंने इसके बारे में किया है और हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। और नेहरू का जो राष्ट्रवादी चिंतन है उस उदारवादी वातावरण का उसमें प्रभाव दिख पड़ता है, जिसमें उनका लालन पालन हुआ, उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और उनका जो राष्ट्रवादी चिंतन है उस पर टैगोर के समन्वयात्मक सार्वभौमवाद का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो यदि हम उनके प्रमुख लक्षण और विशेषताएं बताएं आपको नेहरू के राष्ट्रवाद की, तो प्रथम तो बात यह है कि संकीर्ण एवं आक्रामक राष्ट्रवाद का नेहरू ने विरोध किया है। उन्होंने उग्र राष्ट्रवाद, आंतरिक स्तर पर अधिनायकवादी और समग्रतावादी राज व्यवस्था की स्थापना करके व्यक्ति की स्वतंत्रता का अंत करता है, ऐसा उनका विचार था। और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में सैनिकवादी एवं विस्तारवादी नीतियों का अनुकरण करके युद्धों को जन्म देता है ऐसा राष्ट्रवाद, इसलिए उन्होंने आक्रामक राष्ट्रवाद का विरोध किया है और इसे उन्होंने नकारात्मक राष्ट्रवाद भी माना है। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रवाद के मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक पहलू का नेहरू ने समर्थन किया है। उन्होंने राष्ट्रवाद को किसी जनसमूह के ऐसे मनोवैज्ञानिक पक्ष से संबंधित माना है जो अतीत की सामान्य उपलब्धियों और परंपराओं एवं गौरवपूर्ण अनुभवों की स्मृति पर आधारित होता है और उसे अपने वर्तमान और भविष्य को निरंतर समृद्ध करने की जो सामान्य भावात्मक प्रेरणा है वो देता है। नेहरू के अनुसार राष्ट्रवाद मूलतः अतीत की उपलब्धियों, परंपराओं और अनुभवों की ही सामूहिक स्मृति है। और उन्होंने राष्ट्रवाद के सांस्कृतिक पहलू का भी समर्थन किया है। उन्होंने राष्ट्रवाद को विविधता में मौजूद ऐसी मूल्यात्मक सांस्कृतिक एकता माना है जो किसी राष्ट्रीय समुदाय को एक भावात्मक एकता एवं सामान्य जीवन दृष्टि प्रदान करती है। तो उन्होंने जो उनकी जो एक लेख था भारत की एकता, उसमें उन्होंने इस तथ्य पर भी बल दिया है कि बाह्य रूप में तो हमारी सांस्कृतिक विविधता अवश्य दिख पड़ती है, लेकिन वास्तविक संस्कृति तो विविधता में एकता का ही प्रतीक है, भारत की संस्कृति। और उन्होंने अपनी जो पुस्तक है भारत एक खोज, उसके अंतर्गत भी इस तथ्य को प्रकट किया है। तो जो भारत की एकता जो है उसकी विरासत में ही निहित है। अब उदार और मर्यादित राष्ट्रवाद का भी नेहरू ने समर्थन किया है। नेहरू का विचार है कि सिद्धांत रूप में राष्ट्रवाद मात्र प्रत्येक राष्ट्र की स्वतंत्रता का ही समर्थक नहीं है, बल्कि राष्ट्रों के बीच सद्भाव व समानता का भी पक्षधर है। तो ये उनके विचार थे। अब जो फिर उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता का समर्थन किया है, क्योंकि विश्व स्तर पर बिना किसी भेदभाव के राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत को लागू किए जाने की जो आवश्यकता है उसको उन्होंने सर्वोपरि माना है और राष्ट्रवाद को साम्राज्यवाद विरोधी और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की पक्षधर विचारधारा माना है। तो भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य के आदर्श को उन्होंने उपयुक्त माना है और देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के विचार का उन्होंने प्रबल समर्थन किया। कब? 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने इस बात के ऊपर पूर्ण जोर दिया। फिर राष्ट्रवाद के अंतर्राष्ट्रीयवादी पक्ष का उन्होंने भरपूर समर्थन किया है। वो प्रथम ऐसे भारतीय विचारक थे
उन्होंने राष्ट्रवाद को विश्व के अन्य पराधीन राष्ट्रों की समस्या के साथ स्पष्ट रूप से जोड़ा। और जो एक ब्रसेल्स सम्मेलन हुआ था 1927 में, उसमें ये साम्राज्यवादी विरोधी सम्मेलन था। उसमें उन्होंने ये विचार प्रकट किए कि भारत की समस्या मात्र राष्ट्रीय समस्या नहीं है, बल्कि एक बड़ी संख्या में अन्य अनेक देशों को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। और फिर नेहरू की जो संपूर्ण मानव जाति की स्वतंत्रता में आस्था थी, और उन्होंने भारत की स्वतंत्रता का भी समर्थन किया, तो वो इसी मानवतावादी धारणा के अंतर्गत ही किया, जो अपने परिणाम की दृष्टि से वास्तविक रूप से अंतर्राष्ट्रवादी है। फिर समाज सुधारवादी राष्ट्रवाद का विचार उन्होंने हमें दिया। नेहरू राष्ट्रवाद को राजनीतिक मुक्ति के साथ ही सामाजिक मुक्ति की विचारधारा भी मानते थे, और इसीलिए नेहरू के लिए राष्ट्रवाद न्यायपूर्ण और समतावादी सामाजिक पुनर्गठन की शक्ति मानी जाती है, और इसलिए उन्होंने सभी प्रकार के सामाजिक सुधारों का भी समर्थन किया और स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्री के रूप में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को और तेज कर दिया। फिर उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद का समर्थन किया। वे हिंदू अथवा मुसलमान धार्मिक राष्ट्रवाद को सांप्रदायिक राजनीति मानते थे, जो उनकी दृष्टि में राजनीतिक प्रतिक्रियावाद की घनिष्ठ मित्र और राष्ट्रवाद की शत्रु थी। कहने का मतलब ये है कि हिंदू महासभा या मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक राजनीति और ब्रिटिश साम्राज्यवादी पक्ष में आंतरिक गठजोड़ था। तो यदि ब्रिटिश शासन ने भारत में सांप्रदायिक राजनीति को जन्म दिया, उसका विकास किया, तो सांप्रदायिक राजनीतिक दलों ने भी कभी भी भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति और अपनी भारत की स्वतंत्रता की मांग को प्रस्तुत ही नहीं किया। फिर नेहरू की जो जीवन दृष्टि थी वह वैज्ञानिक थी और मानवतावादी थी, और उन्होंने इन आधारों पर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की धारणा का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जब जो अनेक धर्म और विश्वास और मत हैं, उनके बीच जब एक मतैक्य स्थापित हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय एकता होगी, तभी हम एक मजबूत राष्ट्र बन सकते हैं, और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति में सभी वर्गों का सक्रिय सहयोग होना आवश्यक है। फिर उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवादी राष्ट्रवाद का समर्थन भी किया। भारतीय राष्ट्रवाद का लक्ष्य जो था, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के साथ ही लोकतंत्र एवं समाजवाद की स्थापना भी है, और उनका विश्वास था कि इस प्रकार के राष्ट्रवाद द्वारा राष्ट्र के संपूर्ण आंतरिक जीवन में भी स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के मूल्यों की स्थापना होगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समाज में भी राष्ट्रों के मध्य जो मूल्य हैं उनकी स्थापना हो जाएगी। फिर नेहरू जी ने समन्वयवादी राष्ट्रवाद का भी समर्थन किया, और नेहरू ने भारतीय प्रसंग में राष्ट्रवाद को अतीत, वर्तमान एवं भविष्य के राष्ट्रीय जीवन की समन्वयात्मक विचारधारा के रूप में स्वीकार किया है। तो उनका ये कथन था कि आधुनिक युग की सर्वाधिक उल्लेखनीय उपलब्धि यह है कि हमने राष्ट्र के अतीत की पुनः खोज कर ली, यानी उन्होंने इतिहास में निहित एक समन्वयवादी सांस्कृतिक धारा एवं शक्ति के रूप में स्वीकारा है राष्ट्रवाद को, जो आधुनिक काल में मौजूद भारतीय जनता के सामर्थ्य द्वारा भारत की नियति का निर्माण करने की क्षमता रखती है। उनका जो राष्ट्रवाद था वो भारतीय जनता के विभिन्न वर्गों के बीच एक भावनात्मक एकता की स्थापना करके भारत राष्ट्र की एकता, स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा के लिए प्रयत्नशील है। तो इस तरीके से नेहरू का समन्वयवादी राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में राष्ट्रों की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच शांतिपूर्ण तालमेल स्थापित करने में
समर्थ है। अब अंतर्राष्ट्रवाद पे उनके क्या विचार थे? उनका ये मानना था कि ये जो सहिष्णु और सृजनात्मक राष्ट्रवाद है, जो स्वयं अपने में तथा अपनी जनता की प्रतिभा में निष्ठा रखते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था की स्थापना के लिए अपनी प्रभावशाली भूमिका निभाता है। तो ये उन्होंने ऐसे अंतर्राष्ट्रवाद की कल्पना की और उन्होंने राष्ट्रवाद पर अंतर्राष्ट्रवाद की प्रधानता को स्वीकार किया। उन्होंने मानवतावादी एवं बौद्धिक आधारों पर अंतर्राष्ट्रवाद का समर्थन किया। उन्होंने ये अनुभव कभी भी नहीं किया कि वह उद्योगवाद का अंतर्राष्ट्रीय चरित्र है। उन्होंने राष्ट्रीय सीमाओं को तोड़ दिया है और इसने प्रत्येक राष्ट्र को, चाहे वे कितना भी शक्तिशाली हो, अन्य देशों पर निर्भर बना दिया है। यानी उन्होंने विश्व का रूप अब अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है, ऐसा उन्होंने माना। और उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय है, बाजार अंतर्राष्ट्रीय है, यातायात अंतर्राष्ट्रीय है और मनुष्यों के विचार भी एक रूढ़ि द्वारा शासित हैं, जिसकी आज वास्तव में कोई कीमत नहीं है। तो उन्होंने कोई राष्ट्र पूर्ण स्वतंत्र नहीं है और सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं, ऐसा उनका विचार था। तो नेहरू का जो राष्ट्रवाद है उसमें उन्होंने एक तो सक्रिय गुट निरपेक्षता की जो नीति है उसको स्वीकार किया और फिर उन्होंने पंचशील के सिद्धांत को स्वीकार किया। तो ये जो मैं बता ही चुकी हूँ पंचशील का सिद्धांत क्या था, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको प्रकाश डाल देती हूँ कि प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करें, सभी देश आपस में अनाक्रमण की नीति अपनाएं और आंतरिक मामलों में एक दूसरे के हस्तक्षेप न करें और पारस्परिक समानता के आधार पर पारस्परिक लाभ की नीति का पालन करें एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति को अपनाएं। तो ये उनके 5 सिद्धांत थे, नैतिक नियम थे, जो उन्होंने कहा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों को फॉलो करने चाहिए। फिर जो उनकी असंलग्नता की जो नीति थी, यानी गुटनिरपेक्षता की, वो तो उसने बड़ा उसको सम्मान मिला विश्व में, क्योंकि एक समय ऐसा था जब विश्व शीत युद्ध के कगार पर था और ऐसा कभी भी प्रतीत होता था कि कभी भी गर्म युद्ध हो सकता है 2 महाशक्तियों के बीच, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच। तो ऐसी परिस्थिति में जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, उनके जो नेता थे, उन्होंने मिलकर के गुटनिरपेक्ष नीति को उजागर किया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया, जिसकी काफ़ी तारीफ भी हुई और तीसरा गुट इसको माना गया। और इस नीति के निर्माण का जो यथार्थवादी आधार है वो तत्कालीन विश्व राजनीति की जो कटु परिस्थितियां थीं उनको माना जाता है। तो जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे उनके सामने एक बहुत ही मजबूत विकल्प रखा और नेहरू जो थे वो इसके काफ़ी प्रणेता माने जाते हैं, यानी टीटो, नेहरू और नासिर, उनको प्रणेता माना जाता है। तो ये गुटनिरपेक्षता भी जो है ये नेहरू जी की ही देन थी और ये उनके अंतर्राष्ट्रवाद और विश्व शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये थे उनके विचार अंतर्राष्ट्रवाद के संबंध में। अब उनके योगदान को यदि हम लें तो उसके अंतर्गत मैं ये रेपिटेशन ही है जो मैंने कराया है उसका। ये एक तो सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में भारतीय इतिहास की उन्होंने तर्कसंगत व्याख्या की थी, यानी इतिहास दर्शन जो है मार्क्स के इतिहास दर्शन से प्रभावित है नेहरू का, किंतु वे मार्क्स के इस मत से प्रभावित नहीं है कि इतिहास के निर्माण और विकास में सिर्फ भूमिका भौतिक परिस्थितियों की ही होती है। तो उन्होंने भारतीय समाज की उस रहस्यमयी जीवन शक्ति पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जिसने अनेकानेक
बाह्य आक्रमणों व आंतरिक संघर्षों तथा पराजय व पतन के जो दौरों के बावजूद भारतीय संस्कृति की जो निरंतरता है और एकता है और जो पवित्रता है उसकी रक्षा करी। तो इस बात को उन्होंने बहुत प्रचारित किया और ये उनका बहुत बड़ा योगदान भी माना जाता है। फिर मानव की रचनात्मक प्रवृत्ति में अगाध विश्वास था उनका और नेहरू एक वैज्ञानिक, भौतिक व अनुभववादी मानवतावादी हैं और मानव की रचनात्मक प्रकृति और उसके पुरुषार्थ में नेहरू की आस्था जो थी उनके इस मानवतावाद का ही अंग है। फिर समस्याओं के प्रति नेहरू का हमेशा से वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा है। उनकी एजुकेशन भी बाहर पश्चिमी देशों में हुई और उनका काफ़ी योगदान और झलक उन पश्चिमी विचारों की उनके विचारों में देखने को हमें मिलती है। तो इस तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उन्होंने प्रश्रय दिया और फिर लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली और संविधानवाद में भी उनका पूर्ण विश्वास था और राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ आर्थिक न्याय का उन्होंने समर्थन किया है, जिसका पुट हमें जो हमारा संविधान है उसमें भी देखने को मिलता है। जो हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो इसी का प्रतीक हैं। फिर भारत में पूंजीवाद के विकृत विकास को नेहरू ने रोका और किसी भी हिंसक साम्यवादी क्रांति की आशंका से भारतीय गणराज्य की नेहरू ने रक्षा करी। और फिर जो उनका अंतर्राष्ट्रवादी दृष्टिकोण था वो उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था कि अंतर्राष्ट्रवादी के रूप में नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भाव के लिए अथक प्रयत्न किया और एक युद्ध रहित विश्व के आदर्श को स्वीकारा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नेहरू का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था प्रथम प्राइम मिनिस्टर के रूप में और हमारे संविधान के निर्माता के रूप में, एक विचारक के रूप में और एक स्वतंत्रता यानी फाइटर के रूप में सब भी बहुत योगदान दिया। तो ये आज नेहरू का ये टॉपिक मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू गर्ल्स।